जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया एकदम मस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं पढ़ना था नैतिक मुद्दे। क्या पढ़ना है? नैतिक मुद्दे। तो आइए अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले डाल दें हेडिंग, नैतिक मुद्दे, एथिकल इशू। नैतिक मुद्दे और इंग्लिश में कहते हैं एथिकल इशू। एथिकल इशू, ध्यान सुनना। जब हम वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हैं, जब हम वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हैं, तब यह सवाल उठता है कि यह अच्छा है, कि यह अच्छा है, यह खराब है, कि अच्छा है या खराब, मतलब ये काम जो हम कर रहे हैं अच्छा है या खराब है, या इससे इंसानों और जानवरों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो जो ये गलत और सही टाइप के सवाल उठ रहे हैं, इसे ही कहते हैं नैतिक मुद्दे। क्या कहते हैं? नैतिक मुद्दे। तो हम लोग पहले लिखते हैं, फिर यही याद करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब हम जैव प्रौद्योगिकी, जब हम वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी, जैसे जीएम फसलें, जैसे जीएम फसलें, क्लोनिंग, पारजीवी जंतु, पारजीवी जंतु, जब हम जब हम वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं, तो यह सवाल उठते हैं, क्या क्या सवाल उठते हैं? क्या यह सही है? क्या यह सही है? दूसरा, क्या इससे नुकसान है? क्या यह गलत है? क्या यह सही है या गलत है? क्या इससे इंसानों या जीवों को नुकसान है? क्या इससे इंसानों या जीवों को नुकसान है? यही सही और गलत, यही सही और गलत के सवाल नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे, एथिकल इशू। आज तुमने बढ़िया राइटिंग से लिखा है साफ साफ। इसको एक बार फिर से आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, मतलब पहले पूरा एथिकल इशू पढ़ लेंगे, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे पैटेंट पढ़ेंगे, फिर पायरेसी पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा है नहीं, आज समाप्त कर देते, लेकिन टॉपिक बड़ा हो जाएगा, फिर समस्या हो जाएगी, अपलोड करने में समस्या, फिर टाइम लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं। फिर देखिए आप, नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे, इसका मतलब आप सीधी भाषा में ये समझो कि ऐसा काम किया जाए जिससे ना कोई बुरा, मतलब किसी को ना बुरा लगे ना ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब जो बुरा और अच्छा लग रहा है, इन्हीं बातों को क्या बोलते हैं? नैतिक मुद्दे। क्या बोलते हैं? नैतिक मुद्दे। क्या तमीज़ नहीं बात करने की, मतलब ऐसी बात ना बोलो किसी को बुरा लग जाए। बचपन में लोगों ने पढ़ा नैतिक शिक्षा, उसमें संस्कार ही सिखाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार, एथिकल इशू यानी नैतिक मुद्दे।
क्या होते हैं? जब हम वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हैं। जब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वैज्ञानिक का या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का। जब हम लोग वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हैं तो ये सवाल उठते हैं, क्या यह सही है? क्या यह सही है? क्या इससे क्या यह गलत है? क्या इससे नुकसान है? चाहे नुकसान लिखो चाहे गलत कुछ भी लिखो, क्या इससे, मैं लिखा था ना यहाँ, इससे लिखा था, क्या इससे, ध्यान से बात सुनना, क्या यह सही है? क्या इससे नुकसान है? क्या इससे इंसानों या जीवों को नुकसान है? क्या इससे इंसानों या जीवों को नुकसान है? यहाँ लिखना, क्या यह गलत है? नहीं मैच कर रहा ना हिंदी में। क्या यह गलत है? क्या यह गलत है? ध्यान सुनना, वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, जब हम लोग वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हैं तो यह सवाल उठता है, क्या यह गलत है या सही है? क्या यह सही है या गलत है? क्या इससे इंसानों या जीवों को कोई नुकसान है? यही सही और गलत, यही जो सही और गलत के सवाल हैं, इसे ही क्या कहते हैं? नैतिक मुद्दे। क्या कहते हैं? नैतिक मुद्दे। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे, नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक है या क्यों चाहिए। उदाहरण तो हम देख लेंगे, बार पीछे सब कुछ ऑल राइट है ना। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो अगली हेडिंग डालेंगे, नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक हैं। नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक हैं? जो इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, बिना नियमों के नहीं चल सकती है, बिना नियमों के नहीं चल सकती है। तो यही लिखना है। पहले डाल लें हेडिंग, नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक हैं। नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक है? पहले हम लिखते हैं फिर समझाते हैं ना। इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़ बिना नियम के नहीं की जा सकती। इसीलिए जरूरी है कि नैतिक मानक बनाए जाएं। नैतिक मानक बनाए जाएं ताकि यह तय हो सके कि कोई कार्य जीवों के लिए आवश्यक है या नहीं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आनुवांशिक रूपांतरण, मतलब आनुवांशिक, उसका डीएनए और आरएनए बदल दिया है, आनुवांशिक रूपांतरण बोलते हैं। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं क्यों आवश्यक है। ध्यान सुनना, जैसे मान लो इंसानों द्वारा जीवों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जैसे मान लो आनुवांशिक मतलब
पारजीनी चूहे बनाए जा रहे हैं, पारजीनी जंतु बनाए जा रहे हैं, गाय बनाई जा रहे हैं, मछलियाँ बनाई जा रही हैं, भेड़ बनाए जा रहे हैं। तो वही कह रहा है इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़, इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़ बिना नियम के, बिना नियम के, बिना नियम के नहीं की जा सकती है, बिना नियम के नहीं की जा सकती है। बिना परमिशन के आप ट्रांसजेनिक माइस नहीं बना सकते हैं, पारजीनी चूहा नहीं बना सकते हैं। वही लिखा है इंसानों द्वारा, किसी द्वारा, ना कि जानवर बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़, इंसानों के द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़ बिना नियम के नहीं की जा सकती है, बिना नियम के नहीं की जा सकती है। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है नैतिक मानक बनाए जाएं। क्या बनाए जाएं? नैतिक मानक बनाए जाएं, ताकि यह तय हो सके, यह डिसाइड हो सके, ताकि यह डिसाइड हो सके या तय हो सके, तय मतलब डिसाइड, ताकि यह डिसाइड हो सके कि कोई कार्य जीवों के लिए आवश्यक है या नहीं, कि कोई कार्य इंसान जीवों के लिए आवश्यक है या नहीं, कि कोई कार्य जीवों के लिए आवश्यक है कि नहीं। इतना उदाहरण। इसके बाद डाल देना हेडिंग जैविक खतरा। जैविक खतरा पहले लिख लो, बाद में डालते हैं। पहले एक बार और रटेंगे, इसको हम लोग समझेंगे जब तक हम देख लें पीछे से कुछ क्लियर है ना, राइट? हाँ ठीक, एकदम मस्त। एकदम बढ़िया से ध्यान सुनो। नैतिक मुद्दे आवश्यक क्यों होते हैं? जैसे मान लो आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया, मान लो मामा आए, आप सीधे से जा रहे हैं ऐसे ऐसे, आप मामा से नमस्ते भी नहीं किए, तो मामा कहेंगे इनके अंदर कोई संस्कार नहीं है। इसलिए भैया मतलब नैतिक शिक्षा इसलिए जरूरी है, नैतिक ज्ञान उसीलिए जरूरी है। मतलब हर जगह नैतिक मुद्दों या नैतिक शिक्षा का मतलब अलग अलग होता है। हर मतलब जहाँ भी आप जाएंगे, एक आगे मतलब आप तैयारी करेंगे शायद यूपीएससी की या कोई भी, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स, जिसमें आपको यही सब पढ़ाया जाता है। तो ध्यान सुनना, नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक हैं? इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़, इंसानों द्वारा जीवों के साथ छेड़छाड़ बिना नियमों की या बिना नियम के नहीं की जा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि नैतिक मानक बनाए जाएं, ताकि यह तय हो सके, यह डिसाइड हो सके कि कोई कार्य जीवों के लिए आवश्यक है या हानिकारक, आवश्यक है या नहीं। अब अगली हेडिंग डाल देंगे हम लोग जैविक खतरा। जैसे मान लो हमने आनुवांशिक रूपांतरण किया, कोई जीव बनाया, आनुवांशिक रूपांतरण से हमने कोई जीव बना दिया। अब क्या किया भैया, उसको हमने उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिए, उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिए। एक सेकंड, एक सेकंड। काम तभी आएगा मतलब जब मैं पढ़ाने लगता हूँ, तब मेरे यहाँ कुत्ते भौंकने लगते हैं या लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग बाइक लेके आते हैं, कुछ भी आई डालते हैं हम लोग हेडिंग। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस हमेशा रहेगा। हेडिंग क्या है? जैविक खतरा। अच्छा, जैविक मतलब क्या होता है? जीवित, है ना, जिसके अंदर जीवन हो। ठीक है भैया, जैविक खतरा मतलब जिसके अंदर जीवन हो उससे खतरा। जैसे आजकल मतलब जो कंट्री हैं, मतलब अलग अलग देश, वो बना रहे हैं बायो वेपन। क्या बना रहे हैं? बायो वेपन मतलब जैविक हथियार। ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया बना लो आप, या कोई ऐसा जीव बना लो जो जहाँ पहुँचे पूरी आबादी की आबादी नष्ट कर दे। जैसे कोविड आया था, कोरोना, उसने क्या किया, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। पैंडेमिक थी, मतलब वो ऐसी बीमारी थी जो पूरे विश्व में फैल गई थी। तो हमें पढ़ना जैविक खतरा। जब हम पहले हम लिखते हैं फिर समझाएंगे। जब हम आनुवांशिक रूपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव को
जब हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ते हैं तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं तथा पर्यावरण असंतुलन असंतुलित हो सकता है और इससे अन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम लोग डाल देंगे हेडिंग GEAC। भारत सरकार ने कदम उठाया था, मतलब एक ऐसी संस्था बनाया है जिसका नाम है GEAC। क्या नाम है? GEAC। इसका पूरा नाम तब तक आप लोग याद कर लीजिए, हमने बताया था पहले, अभी हम एक बार बताएंगे फिर से, आपको ध्यान सुनना। जैविक खतरा। जब हम मान लो कोई ऐसा जीव बना लें, मान लो हमने कोई आनुवांशिक रूपांतरित शेर बना लिया। क्या बना लिया? शेर बना लिया। अब शेर जंगल में ही रहता है, हमने उसको जंगल में छोड़ दिया। अब क्या हुआ भैया, जंगल में जितने पहले जो नॉर्मल शेर था वो मान लो एक हिरन को डेली मार के खाता था। अब क्या हुआ, जो हमने इसको बना दिया, अब ये क्या हुआ, डेली 5-5 हिरन मार के खाने लगा। भाई इससे क्या हुआ, जंगल में अफरा तफरी मच जाएगी। पूरा जंगल, मतलब पूरा जंगल का जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। वही लिखा है कि जब हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ते हैं तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं तथा पर्यावरण क्या हो सकता है? असंतुलित हो सकता है और इससे अन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। अब इसको उतारो, उतना कठिन नहीं है, उतारो इसको। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। अगली हेडिंग डाल देंगे हम लोग GEAC। भारत सरकार की भूमिका थी उसने, मतलब भारत सरकार की क्या भूमिका है, मतलब जो आनुवंशिकता रूपांतरित जीव बनाए जा रहे हैं उसमें भारत सरकार की क्या भूमिका है। तो पहले डाल देते हैं GEAC, हेडिंग डालो से, या डालो भारत सरकार की भूमिका। भारत सरकार की भूमिका, क्या भूमिका है, भारत सरकार की क्या भूमिका है। भारत सरकार ने GEAC नामक संस्था बनाई है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड को इंग्लिश में कहते हैं GM, रिसर्च RESEARCH, जेनेटिकली मॉडिफाइड या GM रिसर्च की वैलिडिटी
को तय करता है। दूसरा, जीएम की सुरक्षा की जांच करता है। जीएम की सुरक्षा की जांच करता है। कौन करता है? जीईएसी। तथा जीएम को पब्लिक इस्तेमाल के लिए अनुमति देता है। पब्लिक इस्तेमाल जैसे खेती के लिए, जैसे खेती के लिए अनुमति देता है। के लिए क्या करता है? अनुमति देता है। अनुमति सही लिखा है? ठीक है, के लिए अनुमति देता है। ठीक, अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर हमें कल पढ़ना है पेटेंट क्या होता है, फिर भारत सरकार की भूमिका क्या है, मतलब जो आनुवांशिकता रूपांतरित जीव बनाए जा रहे हैं उसमें भारत सरकार की क्या भूमिका है, कितनी भूमिका है, कैसे क्या होता है, ध्यान सुनना। तो भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम क्या है? जीईएसी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी नामक एक संस्था बनाई है। भारत सरकार ने जीईएसी नामक एक संस्था बनाई है जो मतलब यह तय करता है, ध्यान सुनना, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीएम रिसर्च की वैलिडिटी को तय करता है। वैलिडिटी का मतलब होता है आप किसी जीव पर कब तक आनुवांशिक मतलब जेनेटिक उसको कब कितना जेनेटिक मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब उसको आनुवांशिक रूप से कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तय करता है कि आप कितना कितना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वही लिखा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की वैलिडिटी को तय करता है। अगला है जीएम की सुरक्षा की जांच करता है कि जो इसने बनाया है, मान लो कोई चूहा बना दिया है, अब ये चेक करता है कि ये चूहा हार्मफुल है या यूजफुल है, वही जांच करता है। पहला, जीएम मॉडिफाइड रिसर्च की वैलिडिटी के तय करता है। रिसर्च की वैलिडिटी मतलब आप कितना इस पर शोध कर सकते हैं, कितना इस पर सुधार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही रिसर्च की वैलिडिटी को तय करता है। दूसरा है सुरक्षा की जांच करता है। तीसरा क्या है? जो जीएम बनाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव बनाया गया है, पौधा बनाया, कुछ बनाया गया है, उसको पब्लिक के इस्तेमाल के लिए अनुमति देता है। जैसे मान लो आपने बीटी कपास बनाया था, अगर ये जीईएसी परमिशन नहीं देगा तो आप इसको खेत में उगा नहीं पाएंगे, मतलब कोई कंपनी बेच ही नहीं पाएगी। फिर सुनना, भारत सरकार की भूमिका क्या थी? भारत सरकार ने जीईएसी नामक एक संस्था बनाई है जो क्या करता है? जीएम रिसर्च की वैलिडिटी को तय करता है। कब तक सीधा से बोलो, या आप कब तक किसी जीव पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कब तक उस पर रिसर्च कर पाएंगे, कोई जीव है तो उस पर आप कब तक रिसर्च कर पाएंगे, पहला पॉइंट लिया था। दूसरा क्या है? जो जीएम बना है उसकी जांच करना, उसकी सुरक्षा की जांच करना। जीएम जो बना है उसके सुरक्षा की जांच करना, सुरक्षित है या नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि जो जीएम बना है उसको पब्लिक के इस्तेमाल के लिए भेजा जाए कि ना भेजा जाए। तो आज हमें इतना पढ़ना था। कल हम लोग पढ़ेंगे पेटेंट। क्या पढ़ेंगे? पेटेंट, PATENT, एकस्व। तो पहले हम जानेंगे एकस्व क्या होता है, फिर उसके बाद आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले लेक्चर। इसके बाद हमें पेटेंट पढ़ना है, फिर बायो पायरेसी आएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी इकोलॉजी में 3 चैप्टर पढ़ना है। इकोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं, और जो बायोटेक है इसमें 2 चैप्टर थे, उसमें 3 चैप्टर हैं। इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे, करीब 2 से ढाई महीने में समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पहले चैप्टर पे आ जाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसको आप क्या करना है, आपको डेली के डेली रिवाइज करते चलना है। नहीं तो आप ये ना सोचना मैं लास्ट में रिवाइज करूँगा, चैप्टर समाप्त होने के बाद तब कुछ नहीं आएगा, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा भाई। तो ये है डेली के डेली रिवाइज करना है। तो हम लोग कल मिलते हैं अगले लेक्चर यानी पेटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।